जी, स्वागत है आप सभी का आपकी कक्षा में। आगे हम इसको देखते हैं। इतना हम कर चुके थे, न्यूरोग्लियल सेल्स भी हम पढ़ चुके थे। ठीक, नर्वस सिस्टम के हमने 2 मेजर कंपोनेंट्स भी कंप्लीट कर लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया, ब्रेन के ये पार्ट्स भी हमने पढ़ लिए थे। इसमें क्या करना है, जो ये ब्रेन के पार्ट्स है ना, आपने क्या करना है नोट्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपने ना एक साइड पे ये सारे टॉपिक लिख लेने हैं, मतलब जो ब्रेन के पार्ट है ना, देन उनके सामने उनके फंक्शंस लिखने हैं। ठीक है, फिर जितने भी योग रिलेटेड जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो थर्ड कॉलम में आएंगी। ऐसे क्या होगा, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल परफेक्ट नोट्स बन जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैराग्राफ्स मत लिखना, ठीक है, कंटेंट वाइज लिखिएगा, पैराग्राफ वाइज मत लिखिएगा। इसको पॉइंट्स बना के जितने लिखोगे उतना दिमाग में याद भी रहेगा, ठहरेगा वो। ठीक है, कि कौन सी चीज क्या करती है। रेस्ट आपके अपने निमोनिक्स हो सकते हैं और सब कुछ होगा। ठीक है, याद करने का तरीका सिर्फ यही है कि एक साइड पे आप जैसे लिखेंगे 4 पार्ट्स ऑफ ब्रेन है जैसे कि, ठीक है, तो सेरिबेलम और डायसेप्लॉन हो जाएगा, फिर सेरिबेलम हो जाएगा, देन ब्रेन स्टेम हो जाएगा, देन इनके कंपोनेंट्स आ गए एंड देन इनके फंक्शंस आ गए। ठीक है, ऐसे ही जो लोब्स हैं, लोब्स को भी आप ऐसे ही पार्ट्स में याद करोगे। 4 और सॉरी 6 लोब्स ऑफ द ब्रेन, तो लोब्स के जो नाम है और उनकी लोकेशन क्या है वो आप ऐसे लिखोगे कॉलम वाइज। ठीक है, नोट्स ऐसे ही बनाने हैं आपने। फैक्ट्स भी हम कर चुके थे, डायसेप्लॉन कर चुके, पेनियल पिट्यूटरी कर चुके, ब्रेन स्टेम्स ये मैंने आपको बता दिया था। मेनिंजेस, मेनिंजेस की ना लेयर वाइज इसको याद कीजिएगा कि इसकी लेयर कैसे है, फर्स्ट लेयर कौन सी है, सेकंड लेयर कौन सी है। पर फर्स्ट लेयर कहाँ से है ये लिखिएगा, कि फ्रॉम द स्कल आप याद कर रहे हो, कि बाहरी तौर से अंदर की तरफ आ रहे हो तो, या फिर ब्रेन से बाहर की तरफ जा रहे हो तो, स्कल की तरफ। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि एग्जाम में इसी के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टूवर्ड्स द स्कल या फिर फ्रॉम द स्कल टुवर्ड्स द मिड ऑफ द ब्रेन, ऐसे। ठीक है, वेंट्रिकल्स भी हमने कल पढ़ लिया था, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके अंदर जो पढ़ना है ना सीएसएफ का मेजरली आपको यही वाला लाइन याद करना है अच्छे से, कि जो ये आपको ये बता रहा है कि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, मेंटेन करता है यूनिफॉर्म प्रेशर। अगर पानी, या आप पानी के हिसाब से समझिए भी, सीएसएफ ये पानी जो है, अगर इसको इसका प्रेशर तेज हो जाएगा तो सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा और भी व्याधियां आएंगी। बहुत ही बेसिक चीज बताइए कि सर दर्द होता है और भी इसकी व्याधि शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ अगर बार बार हो रहा है तो इट मीन्स डेफिनेटली बॉडी में व्याधियां शुरू हो चुकी हुई हैं, कहीं ना कहीं अंडरलाइन डिजीज उत्पन्न हो चुकी हुई है। ठीक है, इस प्रेशर को संभालना भी जरूरी है। एक होता है बड़ा दबा हुआ प्रेशर, एक होता है बहुत तेज वाला प्रेशर। ठीक है, तो जब हम शीर्षासन करते हैं तो हम कहते हैं ना धीरे धीरे पीछे जाइए, और सॉरी जब हम चक्रासन करते हैं तब हम कहते हैं धीरे धीरे पीछे जाइए। ठीक है, जब हम शीर्षासन करते हैं तो हम कहते हैं कि पहले कुछ सेकंड्स के लिए उसके अंदर मेंटेन रहें आप, देन बिल्कुल अपनी बॉडी को इन्वर्टेड पोस्चर में लेकर आए। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं कि उसके बाद आके थोड़ी देर आराम करो। ठीक है, बालासन में आके थोड़ी देर के लिए बैठे आप, कहते हैं वो इसी वजह से ही कहते हैं ताकि आपकी बॉडी का जो ब्रेन का जो सीएसएफ का प्रेशर है वो नॉर्मलाइज हो सके। तो ये जो पॉइंट्स मैंने अभी से आपको बताया, तो ये वाले पॉइंट्स आप साथ में एज अ कॉलम वाइज आप इस चीज को लिखोगे। ठीक है, ये जब आता है ना ऐसे सिर्फ, जैसा ये एक टॉपिक आ गया सिर्फ सीएसएफ का, तो सीएसएफ ऊपर सेंटर में होगा, नीचे इसके सिर्फ फंक्शन होंगे। इससे आपकी माइंड मैप्स बनने शुरू हो जाएंगे। पुलंदा नहीं बनाना नोट्स का, ये लिखा हुआ है, ये अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, इसको 10 बार आप अपना ड्राइव पे आके पढ़ सकते हो, लेकिन आपने पुलंदा नहीं बनाना। ठीक है, सारी की सारी कहानी नहीं लिखनी है। अब कोरोइड प्लेक्सिस के बारे में लास्ट क्लास में मुझसे पूछा भी गया था कि कोरोइड प्लेक्सिस क्या है। कोरोइड प्लेक्सिस जो बेटा ये सब चीजें है ना, ये पढ़ने का तरीका है उसको, सॉरी पढ़ने का तरीका कह रही हूँ, ये उसको बनाने का तरीका है कि वो बनता कैसे है कोरोइड प्लेक्सिस को। तो ये थोड़ा लंबा है, लंबा से मीन्स ना जानने के लिए अभी, क्योंकि उसके अंदर लेयर्स जो है मेनिंजेस, उसी के अंदर फ्लूइड कैसे यूज हो रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, ब्लड कैसे आएगा, उसमें से प्लाज्मा निकाला जाएगा, वो जो पूरा प्रोसेस जो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना, ये कोरोइड प्लेक्सिस उसको, उन लेयर्स की वजह से उनमें से फ्लूइड जो आ रहा है उन सबको कहा जाता है। ठीक है, ये लास्ट क्लास में से मैंने आपको बता दिया था, पर फिर भी अब मैं रिपीट करना चाह रही थी क्योंकि बच्चे का क्वेश्चन था लास्ट क्लास में। फिर इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, ये भी हम देख चुके हुए थे। ठीक है ना, तो सिर्फ अपने माइंड मैपिंग बनानी है, डायग्राम बनाओ, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम। क्या करोगे, सिर्फ डायग्राम्स बनाओगे। फिर आता है सेरिबेलम, ये भी हम पढ़ चुके थे या नहीं, ये हमने शुरू करना था बेलम।
कोई बताओ। आई थिंक बेलम स्टार्ट करना था हमने। उमेश जी, पूनम जी, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। जी, हमने बेलम, आप तो भी नहीं आए हो बेटा। आप उमेश जी, आप बताइए, बेलम से ही स्टार्ट करना था हमने? हाँ मैम, सेरिबेलम पढ़े थे। सारी बेलम पढ़ लिया था? हाँ नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया, मुझे नहीं लग रहा है मैंने पढ़ाया। मैम, नोट्स में तो है फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। ओ, वो स्टार्टिंग में बताया था जब मैं इसका प्रीफेस बता रही थी आपको, ब्रीफ में इंट्रो दे रही थी, वो होगा। सॉरी, चले खत्म करते हैं इसको फटाफट से, ज्यादा देर नहीं लगानी आज। सिचुएट कहाँ करता है, इसकी लोकेशन कहाँ है? बिहाइंड द पॉन्स, पॉन्स के पीछे आता है, एंड बिलो, नीचे, किसके नीचे आता है? पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ ब्रम, ब्रम का जो सेरिबेरम मतलब ब्रम का जो पीछे वाला भाग है, उसके नीचे आता है, पृष्ठ भाग के नीचे आता है, ठीक है। और पॉन्स के पीछे आता है, लेकिन ब्रम के नीचे की तरफ में आएगा, ठीक है। पॉन्स के और ब्रम के पीछे है, दोनों के पीछे, लेकिन नीचे किसके? ब्रम के। तो ये जो लोकेशन है ना, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको भी ऐसे इसकी माइंड मैप बना के लिखेंगे, जैसे सेरिबरम लिख दिया, फिर इसके नीचे फिर हमने ऐसे ऐसे करके एरो बनाए, माइंड मैप बना के, उसको डायग्राम जैसे बनाते थे ना, फ्लो चार्ट वाला, वैसे बना के याद करना आपने, ठीक है। फिर आते हैं फंक्शंस। इसके फंक्शंस क्या क्या है? कोऑर्डिनेट करना। क्या कोऑर्डिनेट करता है? कि कौन सी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है? वॉलंटरी, यानी कि जो हमारे कंट्रोल के होते हैं ना, मसल्स के हाथ हिलाना, जेस्चर्स शो करना, वो सब कुछ हमारे किसके अंदर आता है? हमारे इसी के अंदर आता है, बेलम, बेलम के अंदर आता है, ठीक है। बेलम का मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी ने ड्रिंक कर रखी है, अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है किसी ने, तो उसकी मूवमेंट्स जो होती हैं उसे कंट्रोल में नहीं रहती, इसलिए वो झूलता है इंसान। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो ये वॉलंटरी मसल्स का कोऑर्डिनेशन जो होता है ना मूवमेंट्स के लिए, वो अपने किसी और अवस्था में पहुंच जाता है, ट्रैंक्विलिटी में पहुंच जाता है आराम से, वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, कहते हैं सातवें आसमान में होते हैं वो, जिन्होंने अल्कोहल कंज्यूम कर पाता है। इसलिए उनको पता भी नहीं होता हम बोल क्या रहे हैं, चल कहाँ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, हैंड्स की मूवमेंट कैसी है, देख किसको रहे हैं, ये सब कुछ भी इनके अंदर आता है, ठीक है। तो ये इनके कंट्रोल में नहीं रह जाता। तो ये सिर्फ वही करते हैं जो उस टाइम पे जो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स जो होती हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो कहीं ना कहीं होता है, या जो हमारी आदतों वाला जो आप कह सकते हो, वो चीज इसके अंदर आती है। वो चीज नहीं आती जो ये सोच समझ कर सके, ठीक है। वॉलंटरी में क्या आ गया? सोच समझ कर करने वाला कार्य, सोच समझ के नहीं कर सकते ये, ठीक है। उस टाइम पे वैसे करते हैं, जो हम सोच समझ के कार्य करते हैं ना, चलना फिरना, उठना बैठना, पोस्चर्स बनाना, इधर जाना उधर जाना, फोन को उठाना, फोन बंद करना, और किसी को मारना, ठीक है, ये सब कुछ भी इसी के अंदर ही आता है, ठीक है। फिर आता है पोस्चर्स, जो हम यौगिक पोस्चर्स बनाते हैं, वो सब कुछ भी। अब यौगिक पोस्चर्स के लिए प्लीज एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा इस बात को। जब हम यौगिक पोस्चर बनाते हैं, उसमें क्या होता है, हम कहते हैं ना, सिर, गर्दन और वक्षस्थल, या फिर कमर अपनी सीधी कीजिए। हमारे उपनिषद में, योग उपनिषद हो या मेन उपनिषद हो, या फिर हमारे हठ योगिक ग्रंथ हो, सब में यही बात कही जाती है, क्योंकि जैसे ही हम इसको स्ट्रेट करते हैं, तो बेलम पे प्रॉपरली असर जाता है स्ट्रेट होते ही, ठीक है। फिर आता है ये बैलेंसिंग का काम करता है। पोस्चर बैलेंस में मीन्स आगे, जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले भी एग्जाम्पल दिया था, कि वृक्ष आसन आपने किया, एक पैर ऊपर रखा, ठीक है। अभी आपने आंखें खुली हैं, तो आपने मेंटेन कर लिया पोस्चर। जैसे ही आपकी आंखें बंद होती हैं, आप नीचे गिर जाएंगे, तुरंत से नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि देखते हुए चीजों को हम ज्यादा मेंटेन कर पाते हैं, वहां मेरा वॉलंटरी फंक्शन जो है ना ब्रेन का, वो इतना काम नहीं कर पाता, वो इनवॉलंटरी में चला जाता है। और इनवॉलंटरी में चला जाता है, वैसे एक्चुअली में जाता नहीं है। जो भी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर आप धीमी गति से श्वास लेंगे और धीमी गति से श्वास को छोड़ेंगे, तो वृक्षासन में आंखें बंद करके बने रहने की स्थिति हम बिल्कुल पा सकते हैं, ठीक है, लंबे समय तक। ये नहीं कि कुछ सेकंड्स के कर लिया और देन वो फील कि हाँ हमने कर लिया, हम जीत गए। वो तो एक जीत है, ऑफ कोर्स, आपने शुरुआत तो करी, लेकिन आगे के लिए आपको उसके लिए अपनी डीप ब्रीथिंग, डीप एक्सेल करना है, ठीक है। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर विजुअल परसेप्शंस क्या होते हैं? विजुअल परसेप्शंस वो होते हैं जो भी आप देख रहे हो और उससे आप क्या सीख रहे हो, ठीक है, इंद्रियों का कार्य, ठीक है।
फिर आते हैं लर्न करना, कुछ भी लैंग्वेज का प्रोसेस करना, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज, जैसे कि हम आज जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, संस्कृत हो, चाइनीज हो, कोई भी लैंग्वेज को लर्न करना मीन्स वो कह क्या रही है लैंग्वेज, उस शब्दार्थ पे क्या वो बात आ रही है। वो विजुअल परसेप्शन पे भी आ गया कि, और दूसरा हो गया एक चीज को देखकर मेरे दिमाग में क्या उसकी आकृति बन रही है, वो भी उसी के अंदर ही आएगा, विजुअल में ही आएगा, ठीक है। फिर आता है लर्न करना और लैंग्वेज का प्रोसेस करना, जो भी सुना है उसको प्रोसेस कैसे करना है, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। डैमेज to it cause clumsy uncoordinated movements, inability to carry out smooth precise movement। अगर इसको डैमेज हो, अगर ये हो जाता है या कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें अगर अगर आ जाती है तो क्या होगा, तो इंसान ठीक से चल नहीं पाएगा। पहला मैंने आपको अल्कोहल का एग्जांपल दिया। अगर किसी को वैसे ही कोई चोट लगी या इसके अंदर कोई और अपना इंटरनल डैमेज हुआ न्यूरॉन्स को लेके या वैसे भी, तो अगर कोई प्रॉब्लम अगर इसके अंदर आएगी तो क्या होगा, वो इंसान कभी भी ठीक से नहीं चल पाएगा, वो अजीब सा चलेगा। इसका आई एम सॉरी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पर आप लोगों ने कई बार देखा होगा कुछ पागल लोग होते हैं जो थोड़ा सा दिमागी तौर पे थोड़े वीक होते हैं, उनमें जनरली आप ये इस तरह की मूवमेंट्स देखेंगे, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती है। आई एम रियली सॉरी, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन ये देखने को मिलती है। अगर हम उनमें जाएंगे देखेंगे, जो मेंटली थोड़ा सा, मेंटली मीन्स ब्रेन वाइज उनका कोई ऑर्गन जो है प्रॉपरली या तो विकसित नहीं हुआ, और या तो विकसित होने के बाद उसके अंदर कोई व्याधि आ गई, ठीक है। कुछ होते हैं ना जन्म से ही नहीं ठीक होते हैं दिमागी तौर पे, और उनकी अगर चेहरे को देखते ही पता चल भी जाता है। इसमें कई सारे एग्जांपल्स हैं। अगर बच्चे की आंख और नाक, सॉरी आंख और कान अगर एक सिधाई में नहीं है, तो यहाँ से ही पता लगाया जा सकता है कि वो बच्चा पागल है या मेंटली उनको प्रॉब्लम है, ठीक है। या मेंटली प्रॉब्लम उनके अंदर फेस करी जाएगी। ये सबसे पहले बच्चे को देखकर पता लगाया जाता है जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है। फिर आता है सॉरी इनएबिलिटी टू कैरी आउट स्मूथ प्रिसाइज मूवमेंट्स। स्मूथ प्रिसाइज मूवमेंट्स के अंदर क्या आएगा, जंप करना, या फिर जो डांस है वो करना, आपका जिमनास्ट करना। ये सारी मूवमेंट्स जो होंगी, चाहे वो हैंड मूवमेंट में आपका आ गया पियानो बजाना, सिलाई करना, जितने भी आर्टिस्ट हैं, पेंट करना, ये सारी जो आर्टिस्टिक कलाकारियों वाली जो चीजें स्किल्स है ना, वो सारी खराब हो जाएंगी। और किसी को अगर सुधार लाना है इसके अंदर या अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, उसको बैलम पे ही काम करना पड़ता है, ठीक है। उसका बैलम उतना स्ट्रांग होता चला जाता है। ओके, चले आगे जरा। क्यों हाजिर हो गए? जी, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व्स एंड टाइप्स ऑफ नर्व्स, ये हम एक तरह से पढ़ चुके हुए हैं, पर इसके अंदर थोड़ा सा डीप में थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। बहुत डीप वाला क्वेश्चन इस पे से नहीं आता है, बट एक जनरल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो तीन ये टर्म्स आपको हाईलाइटेड हुई दिख रही हैं, यही आप लिखेंगे जब अपने स्ट्रक्चर, सॉरी हाँ जी, स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हमने पहले पढ़े थे ना, उसी में ही आप इसको देखेंगे, ठीक है। उसी का ये अग्र का भाग है। तो आप ये जब नोट्स बनाएंगे तो ये इसके साथ लिखेंगे, अलग से नहीं बनाएंगे। जब न्यूरॉन्स का टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा है ना हमने, एक्सॉन, एक्सॉन हिलॉक, साइटोन, एंड देन टीरोडेंड्रिया, जो हमने एक्सॉन का पार्ट है, नोड्स ऑफ रेनवीर, ये सब कुछ जो आपने पार्ट्स पढ़े हैं उसके बाद ही ये आप लिखेंगे, ठीक है। अब नर्व्स बना ली न्यूरॉन से मिलकर, तो नर्व्स आर मेड अप ऑफ बंडल ऑफ एक्सॉन। तो कौन सा पार्ट मिलकर नर्व बनाता है, हमने नर्व पढ़ा था, सॉरी न्यूरॉन पढ़ा था। न्यूरॉन में एक आगे वाला भाग था, साइटोन वाला भाग, ठीक है। उसके पीछे जो लंबी सी पूंछ थी उसको हम कहते थे एक्सॉन। अब बहुत सारे एक्सॉन इकट्ठे हो गए, मतलब हमने बहुत सारे न्यूरॉन्स की पूंछ को पकड़ लिया हुआ है, ठीक है। दैट वर्क टुगेदर टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस एंड पीएनएस। ये एक्सॉन ही बहुत लंबा होता है और यही कम्युनिकेशन करवाता है किसके बीच में, पीएनएस, यानी कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ये सब कुछ जो है सब कुछ जो होता है, ये सब कुछ किसे गमन हो रहा है, कौन बातें का बता रहा है, कौन ये इंफॉर्मेशन लाने का काम कर रहा है। जो अग्र भाग है न्यूरॉन का, वो मोटे वाला गोले वाला, वो नहीं कर रहा। उसके पास इंफॉर्मेशन लाने का कार्य कौन करता है, कम्युनिकेशन का असली कार्य कौन करता है, एक्सॉन करता है। तभी तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो कंडक्शन है वो कैंगरू कंडक्शन जो होती है, उछल उछल के जो करते हैं, वो एक्सॉन में ही होती है। तो ये कार्य अगर एक्सॉन कर रहा है तो वो कहाँ काम आएगा, वो यही तो काम आएगा कम्युनिकेशन करने के लिए। किसके बीच में कम्युनिकेशन करेगा, सीएनएस एंड टीएनएस, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं जो बाहर की तरफ निकल रही है, उनसे इंफॉर्मेशन लाने का काम करेगा। इसमें क्या, इस इन नर्व्स में क्या मिलेगा मुझे, इस नर्व से मिलेगा मुझे एक्सॉन, बहुत सारा एक्सॉन मिलेगा, ग्रुप ऑफ या बंडल ऑफ एक्सॉन, ठीक है। फिर इट इज ए कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, तारों जैसा होता है, लंबी लंबी तारे होती है ये। ईच नर्व इज कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ डेंस, डेंस मतलब गहरी, या कह लें गहराई से बनी हुई कोई चीज, एक शीट, शीट मतलब एक शील्ड, एक तरह की परत, वो बड़ी गहरी परत आप कह सकते हो, वो बनी हुई होती है। किस चीज की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में एक और पाया जाता है जिसको हम जानते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज आवर ब्लड, ठीक है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये बड़ा गहरा सा, गाढ़ा आप कह सकते हो, गहरा मतलब गाढ़ा, गाढ़ा एक कवर बना हुआ है, एक झिल्ली है, गाढ़ी है वो बड़ी, और वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। उसको हम एपीन्यूरम बोलते हैं। एपी मतलब बाहर, लंबा, सॉरी बाहर, ऊपर, इस तरह से बोलते हैं एपी के लिए, ठीक है, एपीन्यूरम। बीनीथ दिस लेयर यानी कि उसके नीचे, दिस लेयर इज अ लेयर ऑफ फैट सेल्स, जो वसा होता है, वसा की एक लेयर मिलेगी आपको उसके नीचे, उसे हम कहेंगे पेरीन्यूरम। पेरी वर्ड कई बार आएगा, सॉरी। और ये जो होता है, एक सेकेंड, हाँ जी, थैंक यू। जो यहाँ पे हमारी ईच नर्व है, यानी कि ईच नर्व मतलब कि जो बंडल ऑफ हमारे जो बहुत सारे, मान लीजिए 10 का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 10 एक्सॉन है, उनको इकट्ठे बांधा किसने, उसको किसने कवर करके रखा, एपिन्यूरम ने। एपिन्यूरम किसका बना हुआ था, एक गाढ़ा कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ था, उसके अंदर डुबोया हुआ उसको, ठीक है, उससे उसकी एक लेयर बन गई। जैसे कि ये हम पकोड़े बनाते हैं, तो मैंने मशरूम को या जो भी, जिसका भी पकोड़ा बनाना था, आलू समझ लीजिए, उसको मैंने डुबो दिया बेसन के अंदर, तो उसके ऊपर एक लेयर आ गई ना, गाढ़ी सी लेयर बन जाती है पकोड़ों के लिए, फिर उसके बाद तलते हैं ना उसको। उससे पहले वाला समझो, उसमें गाढ़ा जो उसमें डुबोया। अब मान लीजिए बहुत सारे आपने इकट्ठे बनाने थे, आपने बहुत सारे किसका एग्जाम्पल, प्याज ले लीजिए, प्याज का है, ठीक है, बहुत सारे प्याज को आपने इकट्ठा कर लिया, उनको इकट्ठा कर लिया, बहुत सारे थे ना पीसेस प्याज के, इकट्ठे ही उनको करा, तो इकट्ठे जुड़ से जाते हैं वो, है ना, जुड़ने का काम करते हैं। तो वो बेसन की एक लेयर बनी हुई है उसके ऊपर मोटी सी, वो ये एपिन्यूरम है, ठीक है। फिर उस लेयर के अंदर नीचे की तरफ हम अगर जाएंगे, दिस लेयर इज अ लेयर ऑफ फैट सेल्स एंड द पेरिनियम विच कवर्स अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स। जो इसके अंदर जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स यानी कि जो प्याज से, इसके अंदर आप समझिए कि अंदर की जो लेयर होती है जो उसको कवर करके बैठी हुई है, जिसने जोड़ा हुआ है, एक्चुअल में जो जोड़ा हुआ है, जो बेसन का ही एक पार्ट है, मतलब समझ लीजिए बेसन के अंदर वाला पार्ट, उसने कैसे जोड़ा हुआ है इसको। कुछ लोग इसके अंदर वो भी डालते हैं ना, पाउडर सा, क्या कहते हैं उसको, कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो कॉर्न स्टार्च समझ लीजिए वो है, और उसके बाद मैंने बेसन लगाया था। तो कॉर्न स्टार्च का काम क्या हो गया, कॉर्न स्टार्च जो हो पेरीन्यूरम का काम कर रहा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे ईच सच फाइबर इज एंडोन्यूरम। फिर जो फाइबर्स जो बने हुए हैं, इसके जो फाइबर्स बन गए एट द एंड, तो उसको एंडोन्यूरम ने कन्वर्ट, सॉरी, एंडोन्यूरम की जो कवर कवर है, जो लेयर है, वो एंडोन्यूरम मानी जाती है, उसको हम एंडोन्यूरम बोलेंगे, ठीक है। सॉरी, फाइबर क्या चीज होगी, बड़े वाली चीज हो जाती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आ गया, ये अपने पूरी नर्व है, इसको और अच्छे से देखेंगे। पेरिन्यूरम इसके अंदर वाली आ गई, एपी बाहर वाली आई, यानी कि हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं। ये एक्सॉन था, बंडल ऑफ एक्सॉन से, बहुत सारे एक्सॉन है ना, एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन। तो ईच एक्सॉन, जो एक एक अकेला एक्सॉन है, उसको एंडोन्यूरम ने कवर करके रखा हुआ है, ताकि उस एक्सॉन को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, उस एक्सॉन को नुकसान ना पहुंचे, उसकी कवरेज के लिए या उसकी प्रोटेक्शन के लिए एंडोन्यूरम लगाई जाती है। फिर जब ये तारे इकट्ठे हो गई, फिर इसके ऊपर एक और कवर लगा दिया, वो एक और कवर क्या लगाया, पेरिनियम। जैसे कि तार हम देखते हैं ना, काली तार होती है, कोई भी तार लगा लीजिए जो होती है, और अगर हम उस तारों को खोल के देखेंगे तो ब्लैक कलर का जो पार्ट होता है तार का, वो होता है हमारा एपिन्यूरम। उसके अंदर जाके देखेंगे, अगर उस ये ब्लड वेसल्स को, एक मिनट के लिए ब्लड वेसल्स को भूल जाओ, एक मिनट के लिए, ठीक है। तो तारों को काट के देखा, पहले काले वाला भाग काटोगे ना, काले वाला भाग काटा, एपिन्यूरम आ गया। फिर अंदर वाला भाग काट के देखोगे, जो रेड वाली होती है, ग्रीन वाली होती है, तो रेड वाली को कट करके देखा, वो पेरीन्यूरम हो गई, रेड और ग्रीन जो कलर है उसका पेरीन्यूरम हो गया।
और फिर अंदर जो हमें कॉपर वायर, मान लीजिए कॉपर वायर के भी एक और कवर चढ़ा हुआ है मान लीजिए, ठीक है, वो जो कवर चढ़ा हुआ होगा कॉपर वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो एंडोन्यूरम होगा। और जो कॉपर खुद होगा, कॉपर की जो खुद की अपनी वायर होगी, वो एक्सॉन होगी। अभी क्लियर हुआ? प्लीज बताएं, मैं आगे नहीं मैम बढ़ूंगी। यस मैम। ओके यस मैम। गुड। ठीक है, तो ये जो आपको क्लियर हुआ ना, इसको लिख लीजिएगा, ये पूछ लेता है। आप अगेन इसके अंदर सीक्वेंस से याद कीजिएगा, या तो आपकी मर्जी है कि एक्सॉन टू नर्व जा रहे हो आप, या फिर नर्व टू एक्सॉन जा रहे हो आप। ठीक है, लेयर्स के लिए ये आपकी मर्जी है, आप कैसे याद कर रहे हो। ठीक है ना, इनवर्ट टू आउटवर्ड जा रहे हो या आउटवर्ड टू इनवर्ट जा रहे हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो सीक्वेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सॉरी, जो नर्व्स होती है कैटेगराइज होती है 3 ग्रुप से, ये हमें पता था। डायरेक्शन की बेस पे होती है, ये भी हमें पता था। पाथवेज कहते हैं उनको हम, जो सिग्नल्स लाने का काम करती है, ये भी हमें पता है। कौन कौन सी होती है? एफरेंट। एफरेंट कौन से वाली होती है? एफरेंट एफरेंट कौन से वाली होती है, कौन बताएगा मुझे? उमेश जी बताएंगे, एफरेंट कौन से वाली होती है? हिमांशु जी, एफरेंट कौन से वाली होती है? यस मैम, एफरेंट वो होती है सेंसरी, सेंसरी। ठीक है, और ईफ्रेंट? वो मोटर। मोटर। वेरी गुड, याद है बच्चों को, वेरी गुड। ठीक है, यहीं पे देख, ये कर लिया, ये ऊपर क्यों जा? जी, एफरेंट हो गई, जो हमारे पास हमारा इंद्रियों से जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ले जाने का काम करती है। इन्हीं को तो हमने कंट्रोल करना होता है, इन्हीं इंद्रियों को। और इनकी जो रिसेप्टर्स है, मतलब जो इनसे सिग्नल आ रहे हैं, जो बाहरी तौर पे जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, इंद्रियों को जो हमने कंट्रोल करना होता है कि बेवजह के ना सिग्नल्स मत दो मुझे, ये कंट्रोल करके ही तुम्हें बीच में जाना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ताकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास अपनी एनर्जी बनी रहे, तभी हम चक्रास तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, ये पहला जो कार्य हमें करना होता है। उपनिषद में बार बार क्या पढ़ते हो? योग उपनिषद में यही तो पढ़ते हैं, इवन नई उपनिषद में भी आप यही पढ़ते हो बार बार, कि हमें अपनी इंद्रियों पे संयम पाना है। संयम क्यों पाना है? वरना वो एफरेंट वाला काम करेंगी ना, ये हमारे सिग्नल लाने का काम करेंगी, सेंसरी रिसेप्टर्स है, ये उधर बार बार लेकर जाएंगी, अपना कार्य करेंगी। और कार्य करती रहेंगी तो मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, और हम उस पर कार्य करते रहेंगे। ठीक है, फिर ई फ्रंट। ई फ्रंट क्या करती? कंडक्ट सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू देयर टारगेट मसल और द ग्लैंड। मैंने आपको पहले ही बताया था, सुनते हम कान से हैं, यानी कि एफरेंट करते हैं। और उसके बाद ई फ्रंट, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे हाथ चलाना होता है, लिखना होता है, बोलना होता है, वो कुछ भी क्या होगा? ई फ्रंट का काम होगा। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ बंडल ऑफ मोटर न्यूरॉन्स और ये सेंसरी न्यूरॉन्स। ये लिख लीजिएगा इस दोनों पार्ट को, ई फ्रंट के सेंसरी के बारे में, और ये मोटर न्यूरॉन के ऊपर है, ये वाली चीज को लिख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन्स के अंदर। ठीक है, तो आता मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या आ गया? इट कंटेन्स बोथ एफरेंट एंड इफ्रेंट। अब कई जगह मैंने आपको बताया था, स्पाइनल नर्व अपना ही काम करती है, अपना एक रिफ्लेक्स होता है, वो इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, अभी देखते हैं। एंड दस कंडक्ट बोथ इनकमिंग सेंसरी, यानी कि जो इंद्रियों से आपने ग्रहण करा वो इंफॉर्मेशन, और आउटगोइंग मसल कमांड्स इन द सेम बंडल। वो एक ही बंडल के अंदर दोनों चीजें पाई जाती है, आने की और ले जाने की। ये कुछ कुछ सर्किट जैसा नहीं लगता आपको सुनने में? जो एक सर्किट बनता है, चाहे वो रिमोट का सर्किट हो, रिमोट में आप क्या करते हो? 2 सेल डालते हो, वो सर्किट ही तो कंप्लीट करते हैं हम। जब आप स्विच ऑन ऑफ करते हो, वो भी सर्किट ही हम कंप्लीट करते हैं। जब आप बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हो, हम सर्किट का जो कनेक्शन है उसको हम तोड़ देते हैं। तोड़ देते मीन्स कनेक्शन हटा दिया। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, तो वो सर्किट फिर से वापस बन जाता है। ठीक है, ये सर्किट बनाने का काम करती है। ठीक है, आप ये इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है इसी बात से, ये सर्किट बनाने का कार्य करती है। यानी कि एक गोलाकार आप समझ सकते हो कि आधी चीज आई, आधी चीज ले जाने वाला काम, यानी कि 2 हाथों वाला काम हो गया। और इसको और किस एग्जांपल से देख सकते हो आप? एक 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 तरफ से एक हाथ ले एक हाथ दे, वो वाली जो बात आती है, वो भी इसी के थ्रू आप समझ सकते हो। ठीक है, सेम बंडल के अंदर ये दोनों चीजें फंक्शंस मतलब पाए जाते हैं। ठीक है, फिर ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स। जितने भी, ये जरूर लिखिएगा, ये क्वेश्चन आता है।
ना भी आए अपने लिए पता होता है, उनको पता होना चाहिए। आई थिंक ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, मैं देखा हुआ है क्वेश्चन। जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं वो मिक्स्ड नर्व्स होती है, ठीक है, तभी हमें इंफॉर्मेशन आने का और ले जाने का काम ये कर पाती है। और नहीं तो जो होता है ना कि तुरंत ही, जैसे मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है कि आर्मी या डिफेंस में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी हमारे जवान हैं, भाई हैं, हमारे बहनें हैं, आप कभी भी नोटिस कीजिए कि वो तुरंत आंसर देती हैं प्रॉम्प्टली। वो चाहे मारना हो, चाहे कोई कोई किसी प्रकार का डिफेंड करना हो, डिफेंस में करना हो, चाहे वो बोल कर हो, चाहे वो हाथों के द्वारा हो, कुछ भी हो, वो तुरंत होता है। वो बिल्कुल इतने प्रॉम्प्ट बेसिस पे होता है कि वो उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स को भी समझना मुश्किल हो जाता है। ये यहीं से निकल के आते हैं। जब हम इन एक्शंस को और इन चीजों को अगर और ज्यादा दुरुस्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी जो एफरेंट और ई फ्रंट पे हमें काम करना पड़ता है, ताकि हम अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सके। तभी जाके ये जो मिक्स्ड यानी कि स्पाइनल नर्व्स जो है वो इस कार्य को या उसकी याददाश्त को अपने पास रख पाती हैं, ठीक है। एंड सम ऑफ द क्रेनियल नर्व आर आल्सो मिक्स्ड नर्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज इसे लिख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन बनता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल स्पाइनल नर्व से लेकर मिक्स्ड नर्व्स तक, ठीक है। सिर्फ स्पाइनल नर्व्स तो है ही है, मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है, जितनी भी हैं 31 पेयर, क्या लिखोगे 31 पेयर में, 31 पेयर मिक्स्ड नर्व्स आएंगी। जो क्रेनियल है, जो 12 है, 12 में से कुछ जो है वो मिक्स्ड है, वो हम पढ़ेंगे क्योंकि वो नर्व्स याद करने हैं, नाम याद करने हैं उसके। आ गया, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स ये 31 पेयर होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में से ये निकल के जा रही होती है, उसके आगे की एक्सटेंशन है। इसको प्रोसेसेस भी बोल सकते हो। वैसे प्रोसेसेस जनरली हम मसल्स के ऊपर भी बोलते हैं, पर प्रोसेसेस वर्ड यूज करा जाता है, ठीक है। ये एक्सटेंशन है उन सब का, ठीक है। किससे निकल रही है? स्पाइनल कॉर्ड की ही ब्रांचेस हैं ये। दे लीव द वर्टिब्रल कैनाल। कैनाल कौन सी है? जो वर्टिब्रल, जो मनके बने हुए हैं ना, मनके, जो वर्टिब्रल कॉलम जिसे हम कहते हैं, जो हड्डी है उसका कैनाल, मतलब जो उसकी एक पाइप बन गई है, वो एक उसकी गुफा सी बन चुकी हुई है उस कैनाल में। कैनाल किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? जो एक पाइप नुमा कोई चीज होती है उसके लिए हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसमें से, उस कैनाल में से निकल के जाती है बाय पासिंग थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोर्मिना। फोर्मिना मीन्स वो आप समझिए कि जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड जारी होती है ना, उसको फोर्मिना बोलते हैं। जो मन का होता है ना, मन का आपने देखा होगा बटरफ्लाई जैसी शेप होती है, ठीक है। उसके बीच में ऐसे गोलाकार सा बना होता है। वो जो गोला सा होता है ना, जिसमें से पाइप जा रही है, ये वो रॉड जा रही है, मतलब समझे, वो जो रॉड जा रही है उसको फॉर्मिना बोलते हैं। फॉर्मिना का मतलब भी आप लिख लीजिए, गड्ढा, गड्ढा हो गया, छेद हो गया, बेसिकली छेद बोलते हैं इसको, छेद बोलेंगे, ठीक है। छेद, गड्ढा नहीं, गड्ढे के पीछे तो नीचे बेस पे फिर भी कुछ होता है ना, कटोरे जैसा हो गया, ये कटोरी हो गया, बाउल हो गया, वो तो वो हो गया। फॉर्मिना में होता है छेद, आर पार देखने वाली चीज, फॉर्मिना। अच्छा, दे आर नेम्ड एंड ग्रुप्ड according to the vertebra with which they are associated। अब ना क्या करा हमने, स्पाइनल नर्व्स जो थी, अब याद तो ऐसे कैसे रखेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इन छोटी छोटी चीजों को नाम क्यों देते हैं, ताकि कल को हमें चीजों को पढ़ना हो और गहराई में, तो हमें वो नाम या हम उस जगह, वो लोकेशन को अच्छे से हम आगे हम कर सके कि हमने इस एरिया पे काम किया हुआ है, ठीक है ना। किसी का घर की लोकेशन जो होती है, वो जो आप पता बताते हो वो बड़ा एग्जैक्ट होता है ना। ऐसे ही ये पता है, आप कह दो कि आप इस एरिया में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में जी हम रहते हैं रोहिणी। रोहिणी में कहाँ? वहां पे। आपने कोई और बता दीजिए, कोई XYZ जगह बता दीजिए, कोई ए एरिया है, सेक्टर 1 लगा लीजिए, वहां पर है। सेक्टर 1 में कहाँ? जी वो वाली गली है, गली नंबर 2 है। तो गली नंबर 2, ये गली नंबर 2 में कौन सा वाला घर? जी वो जो बिल्कुल बीच में पड़ता है वो वाला घर। और उस घर का जो एड्रेस है या पर्टिकुलर जो नंबर है, वो आप बताते हो। ये होता है, राइट। ये कितना जरूरी है आपका पता बताने के लिए, है ना? कितना जरूरी है। आपने कोई पार्सल मंगाना हो, कोई डाक, कोई भी किसी प्रकार की डाक आनी हो, तो वो इसी इसी पते पे ही आएगी, राइट। कुछ भी, अगर आपने कोई अपने कार्ड्स बनवाने हो, जैसे कि चाहे आधार कार्ड हो या कुछ भी हो, तो हमें एड्रेस की जरूरत पड़ती है कि एक्जैक्टली आप कहाँ रहते हो। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही इनका ये एड्रेस है। अब इसके अंदर ना डिटेल स्टडीज होती है मेडिकल लेवल पे, तो वो इसीलिए वो हम एक बड़ा मेजर पढ़ेंगे। पहले दिल्ली के होते हैं, पहले हम स्टेट्स पढ़ेंगे, स्टेट्स के हैं। फॉर यू ये 5 स्टेट्स है, और इसके अंदर की पढ़ाई जो है वो अभी हमने नहीं करनी है, ठीक है।
ओके, वैसे मैं बता दूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसे वो जो क्या आप आगे चलकर एक्यूप्रेशर वगैरह पढ़ते हो ना, एक्यूपंक्चर पढ़ते हो, कपिंग थेरेपी हम जो पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं ना, ये सारा कुछ यहाँ से गवर्न होता है। जो मुद्राएं हम करते हैं, जो क्रियाएं हम करते हैं, उनमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, वो इन्हीं स्टेट्स के अंदर जाके जब आप वो एरिया पढ़ते हो, जैसे रोहिणी हो गया, करोल बाग हो गया, पश्चिम विहार हो गया, कुछ भी हो गया, मैं दिल्ली से हूँ तो ऐसे वो एरियाज, डेसिग्नेटेड एरियाज के बारे में पढ़ोगे। फिर उसके अंदर का एरिया पढ़ोगे कि उसके अंदर भी सेक्टर्स है, विहार बना रखे हैं। जैसे कि अगर हम देखें कुछ एरियाज में विहार यूज करते हैं, कुछ एरिया में उन्होंने सेक्टर यूज करा है, और कुछ एरिया में सिर्फ गलियों का नाम दिया हुआ है, या फिर वहाँ साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कर रखा है। जैसे पटेल अगर देखे तो वहाँ साउथ ईस्ट वेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे वो अंदर आप इनर डेप्थ में जाके आपको एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर ये चीज आपको तब समझ आएगी, ठीक है। तो सर्वाइकल जो आ गया, गले का एरिया आ गया, यानी कि हमारा ग्रीवा। सबसे ज्यादा नाजुक आप समझिए ये वाला एरिया होता है, क्योंकि इसी के ही बल पर जो खड़ा हुआ है, क्या खड़ा हुआ है, हमारा ब्रेन टिका हुआ है, इसी की वजह से टिका हुआ है। अगर इसमें कोई आधी व्याधि आई तो समझिए कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। फांसी इसी जगह पे लगती है, इसलिए क्योंकि ये कनेक्शन तोड़ देती है हमारा स्पाइनल कॉर्ड से नीचे से, मतलब कि जो नीचे सुषुम्ना नाड़ी जा रही है, उसको ऊपर जाने का भाग ही नहीं देती, उसको ऊपर जाने ही नहीं देती। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो एक दो भाग है, ब्रेन और सुषुम्ना नाड़ी, यानी कि सुषुम्ना, सॉरी, सुषुम्ना जो है, उनका दोनों का जो मिलन है उनको तोड़ देती है वो सर्वाइकल में, इसलिए बहुत ही क्रूशियल है। इसलिए ग्रीवा में आप देखेंगे जो हम वो पढ़ते हैं, सूक्ष्म व्यायाम पढ़ते हैं, उसमें भी जो है उनमें भी कहा जाता है कि ब्रीद इन ब्रीद आउट कैसे करना है। पहली चीज जो तो सर्वप्रथम है ही हमारा, कोई क्रिया हो, मुद्रा हो, आसन हो, बंद हो, उसमें तो हमारे प्राणायाम हो, कुछ भी हो, हमने अपने श्वासों पे ध्यान देना होता है। दूसरी चीज क्या करते हैं, हम कहते हैं बहुत स्लोली कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे कीजिए, बहुत तेज नहीं करना। इसमें लोग रिट्रैक्शंस भी देते हैं, रिट्रैक्शन मतलब खींचना, बड़ा खतरनाक होता है वैसे वो। समझने के लिए इन डेप्थ वो बहुत खतरनाक होता है, बड़ा मुश्किल भी होता है, ठीक है। इसमें कितने मन के पाए जाते हैं, 8। फिर आते हैं 12 थोरैसिक, यानी कि वक्षस्थल। फिर आता है कमर का भाग, 5। फिर उसके नीचे छोटे वाली कमर, यानी कि लोअर बेली रीजन का आप कह सकते हो, ये आ जाएगा। ये आ गया आपका लंबर रीजन में से बेसिकली कहेंगे, ये शुरू हो जाता है पेट वाली जगह से, जहाँ पे एब्डोमेन एरिया आता है, ये आएगा लोअर बेली पार्ट, और ये लोअर बेली के अंदर जाके बिल्कुल पीछे अंदर की तरफ होता है ये, ठीक है। इसको हम वैसे नहीं मूव कर पाते, ठीक। सॉरी। तो ये देखिए, ये इन्होंने देखा पूरा सर्वाइकल नर्व्स है, कितनी है, 8। इसमें ना एक बड़ी अच्छी बात है, ये प्लीज लिख भी लीजिएगा, जो 8वां वाला होता है ना, आप कई जगह पढ़ोगे 7 है, और जो 8वां है ना, ये मिक्स आता है, थोरेसिक के अंदर ही गिना जाता है, फर्स्ट थोरेसिक भी माना जाता है इसको, और 8वां सर्वाइकल भी कहा जाता है इसको। कई जगह पे आपको शायद पढ़ने को मिल जाए, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। कई जगह पे हो जाता है ये वाला। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला जो होता है थोरेसिक का फर्स्ट, और सर्वाइकल का 8वां पार्ट जो होता है, ये हिलता नहीं है, पूरी पूरी स्पाइनल में, पूरी रीढ़ की हड्डी में यही वाला भाग है जो हिल नहीं सकता, ठीक है। ये एक ही जगह पर रहता है। ये कौन सी जगह है, आप खुद महसूस कीजिए, जहां आपके कंधे मिलते हैं ना पीछे की तरफ, वहां, ठीक है। और यहीं से कुबड़ निकलता है, जो लोगों का कुब निकलता है ना, उसकी शुरुआत जो होती है वो ये वाली जगह होती है, ठीक है। वैसे तो निकलता है यहाँ बीच में से, कहेंगे ना कि यहाँ वाला एरिया थोड़ा सा वाला एरिया होता है जो कुब निकलती है, यानी कि हंच कईयों का निकलता है जो, वो यही वाला एरिया होता है। उसकी शुरुआत होती है ऐसे करके, जो ऊँट की तरह ऐसे करके जा रहा होता है, ऐसे करके, कैसा आएगा, ठीक है, जो ऐसे करके जो पहाड़ की तरह जा रहा होता है, वो यहीं से बनना शुरू होता है, ठीक है। क्या था थोरैसिक, हमारा वक्षस्थल। वक्षस्थल में ऐसी बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो हार्ट को, हमारे हैंड्स को, हमारे लंग्स को जो गवर्न कर रही होती है, ऐसी बहुत सारी नर्व्स जा रही होती है। सेम ऐसे ही जो सर्वाइकल की नर्व्स होती है हमारी आंखों के लिए, कान के लिए, और नाक के लिए, जिह्वा के लिए, और हमारे कंधों के लिए, जो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, सर्वाइकल का पॉइंट्स दबाएंगे तो वहां फर्क पड़ जाता है, 5th और 6th उसके लिए यूज भी करी जाती है। और किसी का अगर सर्वाइकल बहुत ज्यादा अगर बिगड़ जाता है तो उसको चक्कर आते हैं। और इसी में ही आपका होता है कि अगर कानों में झंझनाहट होती है, ज्यादा झूमने लगता है कान, झूमने का मतलब क्यों होता है, क्योंकि सर्वाइकल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, या तो बहुत ज्यादा आगे की तरफ सर झुका के पड़ रहे हो, या आपका सर कुछ ज्यादा ही पीछे की तरफ बेंड हो रहा है। वैसे ये आगे की तरफ ज्यादा होता है, जब आप ज्यादा झुक कर पड़ रहे हैं, तो एक आप कानों में दर्द होना, झंझनाहट होना, बैलेंस ना बन पाना कॉमन है,
लाइट सेंसिटिविटी हो जाती है, यानी कि आंखों में अगर आपने लाइट ऑन करी है तो एकदम से चुभेगी, आंखों को चुभेगी। एक जनरल चुभना हम बचपन से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, अब एक्सेस हो जाता है, उससे सर दर्द होना शुरू हो जाता है। दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय दिस। तो हमें वहां पे ध्यान देना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं सीधे बैठे रहो, सीधे बैठे रहो, और अपनी नर्व्स को दबाओ नहीं। मतलब आप अगर आप ज्यादा की तरफ झुकोगे ना, तो जो मन के है ना उसमें से नर्व बाहर की तरफ निकलनी शुरू हो जाएगी, प्रोट्यूड हो जाएगी। मतलब जैसे कि वो छोटे छोटे गुब्बारे नहीं होते थे, जब हम जो गुब्बारों को छोटा सा अपने हाथ से फुला लेते हैं कभी कभी, हाथों में ऐसे ही पूरा नहीं फुलाया, हवा नहीं भरी, पानी नहीं भरा, कुछ नहीं करा, एक छोटा सा बल्ब टाइप बना लेते हैं उसपे से, होता है ना, तो वो चीज होनी शुरू हो जाती है। तो वो नुकसानदेही होती है, वो मेडिसिन से ठीक नहीं होती। उसके लिए आपको पोस्चर ही मेंटेन करना पड़ेगा, वो मेडिसिन से ठीक कभी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए योगी जो होते हैं उनकी स्पाइनल कॉर्ड हमेशा बिल्कुल दुरुस्त मिलेगी, सही मिलेगी, स्ट्रेट मिलेगी। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसकी अपनी एक जो 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 हड्डियों वाला पार्ट है, वो वैसे हम उसमें पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में। तो वो जो पार्ट होता है उसकी अपनी एक शेप होती है, एस टाइप की एक शेप होती है, वो हम पढ़ेंगे उसके अंदर। अगर वो खराब हो जाए तो उसकी बीमारियां भी होती है। ठीक है, फिर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वाड्रिना क्वाडा इक्विना, यही वो शब्द था जो उस दिन में बार बार प्रॉब्लम मुझे आ रहा था। ठीक है, वो यही वर्ड है। यहाँ से ये जो हुआ ना, अब ये घोड़े की पूंछ की तरह नीचे निकल रहा है, आप देख रहे हो। ऊपर तक तो सब कुछ बिल्कुल सही स्ट्रेट जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब नीचे से घोड़े की पूंछ बन गई है, अब एक एक बाल बराबर हो गए सब कुछ। अब ये निकलना शुरू हो जाएगा, लंबर रीजन से इतनी नर्व्स निकलेंगी, इससे इतनी निकलेंगी, फिर सैक्रल रीजन से ये इतनी नर्व्स निकल रही हैं। ठीक है, और फिर सियाटिका जो होती है वो इन दोनों के बीच में ही आ रही होती है। ठीक है, लंबर और सैक्रल का पार्ट होता है, मेन वो लंबर का रीजन होता है जहां से वो निकल रही होती है, इसलिए कमर में दर्द होती है लंबर रीजन में। सियाटिका यहीं से निकलती है, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ और फिफ्थ है, ये थर्ड एंड फोर्थ है। ठीक है, फिर आते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स मतलब मीन्स क्रेनियम बॉक्स से जो निकलती हुई 12 पेयर होते हैं, वो 31, ये वाले 12 होते हैं। ठीक है, ये 12 पेयर जो होते हैं नर्व्स के, ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन, यानी कि निचला भाग जो है ब्रेन का, अंदर की तरफ जो निचला भाग है, एक होता है स्कल की तरफ जाता हुआ, लेकिन वो नहीं, जो अंदरूना भाग है, जैसा आप वो कह सकते हो, इंफीरियर पार्ट जो होता है, वहां से निकलती है ब्रेन की नर्व्स। ये नर्व्स क्या काम कार्य करती हैं, इसी की वजह से हम लोग देख कर सुन कर पाते हैं। ये तो होगी गवर्न, यहाँ से भी होती है, मैंने सर्वाइकल का भी बताया था आपको, वहां से भी होती है। ओके, इसको डिटेल देख सकते हो आप, इसके चार्ट्स मिल जाएंगे तो आप वहां से समझ पाओगे। सॉरी। सम सेंसरी सम मोटर, हमने आपको बताया था कि इसमें मिक्स मिलती हुई है, कुछ सेंसरी मिलेंगी, कुछ मोटर मिलेंगी, और कुछ मिक्स्ड मिलेंगी। इसके अंदर 12 के अंदर सब कुछ है, हर तरह का स्वाद मिलेगा। ठीक है, सेंसरी भी है, मोटर भी है, और मिक्स्ड भी है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दे आर नंबर्ड यूजिंग रोमन न्यूमेरिकल्स, जो हम वो क्लास में थे, कौन से स्टैंडर्ड में है हम, 1 के लिए एक 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 ही रेखा खींचेंगे, फिर 2 के लिए 2 रेखा, फिर 3 के लिए 3 रेखा। तो ऐसे जो खींच के हम करते थे ना, वो रोमन नंबर कहलाता है, उससे हम इसको याद करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर दे कनेक्ट टू द ब्रेन, ये एक ऑर्डर में है, आगे से लेके पीछे तक, पीछे से लेके आगे तक, ऐसे एक ऑर्डर दे रखा है इसको, उस हिसाब से इसको रोमन नंबर में इनको कन्वर्ट किया गया या लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए, ये रहा। इसको याद रखने का वैसे ऊटा फागवा, जो मैं जैसे पढ़ती थी वो ऊटा फागवा होता था। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे दी गई है बड़ी अच्छी निमोनिक दिया हुआ है, आपको याद करने की एक ट्रिक दी गई है, उससे आप पढ़िएगा। ठीक है, ये है एंटीने ऑल्फैक्टरी बल्ब, यही होता है जो अपनी प्रधानता दिखाता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो थैलेमस के पास जाके अपनी रिले रिले का काम नहीं करता। ठीक है, ये अपना काम करता है, अपने कार्य खुद करता है, ये कभी भी रिले का काम नहीं करता। ठीक है, सॉरी। ये सेरिब्रम है, ये हम सब जानते हैं। फिर ये नीचे वाला भाग आ गया ऑल्फैक्टरी नर्व्स इन ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मतलब पाथवे, उसका उसका जो रास्ता है, जो एक डक्ट की, डक्ट तो नहीं होगा, डक्ट गलत हो जाएगा, ये उसका एक लंबा एक रास्ता जा रहा है, जहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब आगे की तरफ हो गया, जो एंटीना बना हुआ इसका, और जो पीछे वाला नीचे वाला भाग आ गया, उसको ट्रैक्ट बोल दिया। ठीक है, फिर ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व आई यहाँ पे, फिर आई ऑक्यूलर, ऑक्यूलर यानी कि सॉरी ओक्यूलो मोटर नर्व आ गई। ठीक है, ये ऑप्टिक ट्रैक्ट है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, ये पीछे से कैसे ये ज्वाइन होके मिल रहा है, ये सारा कुछ। ठीक है, ये देखिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा, ये डायग्राम बहुत समझकर बहुत अच्छे से काम करने वाला है। ट्रोक्लियर नर्व्स जो होती हैं, ट्राइजर्मिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, ऑडिटरी,
फिर ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोग्लॉसल। इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है। सीक्वेंस की वजह से ही निमोनिक बनाया गया है, अभी हम देखते हैं उसको। मेडुला के पास कौन कौन सी नर्व हैं? अब उनके पास कौन कौन सी नर्व देखेंगे, ये वाली जो जितनी भी नर्व्स आ रही है यहाँ से, सेवन से, सेवन से जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं वो सारी यहाँ पे मानी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगी कहाँ से? ये रहा, ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट हो गई और ये बेलम है हमारा, ठीक है। अभी इसको हम याद करेंगे, इसके फंक्शंस भी समझेंगे, कौन सी चीज किसके लिए। अभी तो नाम पढ़ के तो सर चक्कर खा रहा होगा, ये क्या क्या नाम है, अजीब से नाम है, याद कैसे करेंगे? कुछ मुश्किल नहीं है, जैसे थोड़ी फंक्शनैलिटी समझ आनी शुरू हो जाएगी तो याद हो जाएगा। चार्ट बनाना है आपने इसका, कैसे याद करोगे? डायरेक्टली चार्ट के बेस पे याद करना है, कुछ लंबी कहानी नहीं लिखनी, ठीक है। एक साइड पे कॉलम बनाओगे 1 2 3 टू 12, 1 टू 12। देन सेकेंड कॉलम में आप लिखोगे इन सबके नाम। थर्ड कॉलम में लिखोगे कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। थर्ड में क्या लिखोगे? ये किससे रिलेटेड है। यही इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि ये किससे रिलेट करती हैं, जो हमारी नर्व्स हैं ये वाली, ये किस किससे इसका कार्य क्या क्या होता है, ठीक है। कौन सी आंख के लिए, कौन सी नाक के लिए है और कौन सी कानों के लिए है, ये सब कुछ जो है वो इससे कैसे रिलेट करती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो पार्ट आता है ना, वो उसमें एक चीज आती है जैसे कि ये सारी वो तो है नहीं, सेंसरी भी नहीं है प्योर, ना ये प्योर मोटर है ना ये प्योर मिक्स्ड है, ठीक है। मिक्स है इसके अंदर सब कुछ। तो जो पहली, दूसरी और आठवीं होती है वो प्योर सेंसरी है। लिख लो ये वाला, पहली, दूसरी और आठवां, ये जो है ये प्योर सेंसरी है, ठीक है, प्योर सेंसरी। फिर आता है फोर्थ, सॉरी थर्ड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, 9 एंड 12, ये प्योर मोटर है, प्योर मोटर है। फिर बचा क्या हमारे पास? फिफ्थ, सेवेंथ और सॉरी, मैंने आपको उसमें नाइन्थ बताया ना, उसमें 11th है, सॉरी 11 और 12 है। प्योर मोटर वाला मैं रिपीट कर रही हूँ, एक बार फिर से सुनिएगा। थर्ड, फोर्थ, सिक्स, 11th एंड 12th, 11 है वो, ठीक है। जो मिक्स्ड वाली है वो है फिफ्थ, सेवेंथ, 9th और 10th, ये 9th और 10th, ये मिक्स्ड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, शायद मुझे लगता नहीं कि आगे लिखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको यही बता दिया, ठीक है। ये आ गया, जैसे इसके अंदर इन्होंने दे रखा है, जहाँ पे लिखा है ना मोटर मोटर मोटर, ये प्योर में है, और वो वाला जो लिखा है वो मिक्स्ड है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। चलो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है चार्ट अच्छा सा, मुझे लगा शायद नहीं दे रखा होगा, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब ऑल्फैक्टरी का काम करती है, स्मेल का काम करती है, ऑप्टिक विजन यानी कि आंखों के लिए, ऑक्यूलोमोटर जो होती है हमारी आंखों की। अब ये ऑक्यूलोमोटर जो नर्व्स हैं, हमारी नर्व्स होती है हमारी ना, तो ये आंखों के ऊपर की पाई जाती है, जो हम ऊपर नीचे इधर उधर टेढ़ी निगाहों से, स्पेशली जो डांसर्स हैं, क्लासिकल डांसर्स में आपने नोटिस करा होगा, वो आंखें बहुत सुंदर तरीके से घुमाते हैं, वो उनकी ये वाली नर्व्स होती है, थर्ड वाली, जिसपे उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया था। आई मूवमेंट्स जो होती है हमारी, गोल घुमाना, ऊपर नीचे देखना, और जो हम वो क्रिया करते हैं, कौन सी क्रिया थी, नाम भूल रही हूँ मैं, उसमें हम अपने अंगूठों को देखते हैं लेफ्ट एंड राइट ले जाके बार बार, इससे हमारी आंखों की दृष्टि भी अच्छी होती है। त्राटक। त्राटक का पार्ट है, हाँ जी, त्राटक का ही पार्ट है वो, यस एग्जैक्टली। त्राटक में तो एक हम बिल्कुल सीधा सीधा देखते हैं, एक त्राटक में होता है हम अपनी अंगूठों को भी घुमाते हैं, है ना, सामने आगे अंगूठों को ले जाते हैं, देन उसमें हम घुमाते हैं, होता है ना। मैं एक मिनट दिखाती हूँ कैसे कर रही हूँ मैं। यस मैम, आईज का के लिए वो एक्सरसाइज होता है। हाँ जी, ऐसे बिल्कुल ठीक पकड़ा जी, वो इसी में ही आता है, वो इस मूवमेंट की वजह से ये हो पाता है, ठीक है। जिनकी स्क्विंट आईज हो, स्क्विंट आईज से मतलब महंगापन, जिसकी होती है, थोड़ा बहुत भी हो या पूरा हो, वो यहाँ से दूर भी हो जाती है अगर उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करी जाए, ठीक है, वो भी ठीक हो जाती है। ग्रोइंग और ये चिल्ड्रन में कभी कभी ये होता है किसी की, नॉर्मली बहुत ज्यादा होता है हाँ मैम, जी, ग्रोइंग चिल्ड्रन में। हाँ जी, चिल्ड्रन में, ग्रोइंग चिल्ड्रन में बहुत ज्यादा होता है, उसमें डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ग्रोइंग चिल्ड्रन में बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत ज्यादा कॉमन है ये, इवन फॉरेन में तो बहुत ज्यादा ही है,
और इंडिया में थोड़ा कम था पर अब कॉमन हो चुका है क्योंकि टीवी बहुत देखते हैं। इंडिया और अब में आप देखो, मेरे आपने तो देखा होगा। 3 बच्चों को हुआ मैम, तीनों को एक्सरसाइज करवाया, और चश्मा भी नहीं रहा, एक को तो चश्मा भी नहीं रहा, बाकी 2 को चश्मा रह गया। चश्मा भी उतर जाता है हम्म, बाद में, कि वो सिंक्रोनाइजेशन, वो बिल्कुल। एज पर एज ना और ग्रोथ, वो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता, इस वजह से ये दिक्कत आती है, और बाद में ठीक हो जाता है। आई एग्री, बिल्कुल ठीक कहा आपने, यही होता है। और इसमें एक और प्रॉब्लम क्या क्या आती है, जो हम इन मोमेंट्स की जो बात कर रहे हैं ना, इन नर्व्स की जो बात कर रहे हैं, ये मोटर है, ये लाने का काम करती है। इसमें एक और चीज है, जो लोग आंखों में पानी की छींटे मारते हैं ना, ये नुकसानदायी होती है। वो इन्हीं ही नर्व्स को नुकसान पहुंचाती है, मसल्स को, नर्व्स को नुकसान पहुंचाती है। छींटे नहीं मारते हैं। सॉफ्टली अपनी अंजलि में पानी रखिए और उसके अंदर अपनी आई को वॉश कीजिए, या सॉरी, जो यूनिट 10 है उसके अंदर मे भी आपका पार्ट हो, या गहन संहिता में आप इस चीज को शायद अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो कभी भी छींटे नहीं मारनी चाहिए। सॉफ्टली अपने अंजलि में, यानी कि अपने हाथ में जो हम पानी रखते हैं, जैसे हम चरणामृत लेते हैं, तो चरणामृत लेते वक्त हमने अपने हाथों को जैसे गोलाकार में बना लेते हैं ना, ऐसे ही करके उसमें अपनी आंखों को वॉश करना चाहिए। उसी में से गंद निकल जाता है, जितना भी जबरस होगा सब निकल जाएगा। छींटे मत मारो, उससे नुकसान होता है, उससे उससे आईसाइट वीक होती है। ठीक है, और जितना आप अपनी आंखों को बार बार ऊपर नीचे आप ऐसे घुमाएंगे, उससे माइंड भी उतना शार्प भी होता है। जैसे इन्होंने बताया कि अभी तो आईसाइट का प्रॉब्लम तो दूर होता ही होता है, ये भी दूर होती है। ठीक है, जिनको उसकी प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन की, तो यहीं से वो चीज हमारी ठीक होती है। जो लोग बहुत ज्यादा एक्सेसिवली, कईयों को आपने नोटिस करा होगा, बात करते करते बहुत ज्यादा पलके झपकाते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर देखते हैं, वो तो अच्छा, जिससे बात कर रहे हैं उसी को देखते ही नहीं है, बाकी पूरी दुनिया को देख लेते हैं। जिससे बात करेंगे उसको नहीं देखेंगे। तो उनका जो सेंसरी ये वाला जो पार्ट है ना, ये कुछ ज्यादा ही चंचलता में होता है, उनकी कंट्रोल में ही नहीं होता, वो कंट्रोल ला ही नहीं पाते इसके अंदर। तो इस वजह से भी ये होता है। ट्रोक्लियर मोटर क्या हो गया, मूव्स द आईज। ठीक है, ये दोनों एक ही भाग है, मतलब कैसे मूवमेंट करनी है, किस तरह से मूवमेंट करनी है, ऊपर की तरफ करनी है, नीचे की तरफ करनी है, ये दोनों ही इसमें आती है। जो ये वाली मूवमेंट जो होती है, आई बॉल की मूवमेंट करती है। ओक्यूलोमोटर जो होती है, ये भी मूवमेंट ऑफ आई बॉल की ही होती है। और इसके अंदर जो होता है ना, ट्रोक्लियर में, ट्रोक्लियर में क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल्स का जो सप्लाई है, वॉलंटरी, जो मेरा काम है, मतलब आंखें झपकार, अगर मेरा मन है आंखें झपकाने का, या मैं जो करना चाहती हूँ, मेरी खुद की जो अपनी खुद की वॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं, वो हमारे ट्रोक्लियर के अंदर आते हैं। जो मेरे वॉलंटरी एक्शंस के अंदर भी इसको गिना जाता है। सिर्फ सोमैटिक का जो थोड़ा सा वो होता है इसके अंदर, ये होता तो प्योरली मोटर ही है, सोमैटिक मोटर कहते हैं इसको। तो ये इसके अंदर ये चीज देखी जाती है। ठीक है, और इसमें ऑटोनॉमिक वाला पार्ट नहीं आता। ऑटोमेटिक वाला पार्ट जो हम कहते हैं, पढ़ते हैं ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, वो वाला पार्ट नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि ये जो ऑक्यूलो मोटर होता है, इसके अंदर चारों तरफ हम लोग गोल घुमाते घुमाते हैं, और एक्स्ट्रा स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, उसका भी मूवमेंट इसके अंदर ही रहता है। नेचर जो होता है वॉलंटरी ही होता है, दोनों का वॉलंटरी ही नेचर है। ठीक है, और रेगुलेट करती हैं जो हमारी ऑक्यूमेटर ऑक्यूलोमोटर, सॉरी, ऑक्यूलो मोटर नर्व्स जो होती हैं, ये इससे रेगुलेट होती हैं एएनएस से, ऊपर वाली। ये वाली हमारी एएनएस से गवर्न होती है, और ये वाली गवर्न नहीं होती है। इतना डेप्थ में मत पढ़ो, वैसे बता दिया मैंने पर इतना वो नहीं होता। ठीक है, चले, ये वैसे इतना वो नहीं था। आ, अगर ना भी समझते तो भी चलता, कहने का मतलब ये है। चले, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व किस काम आती है, ये हमारी, ये मिक्स्ड होती है इसके अंदर भी। इसमें मिक्स होता है, इसके अंदर सब कुछ मिक्स होता है। इसे हम डेंटिस्ट नर्व के नाम से भी जानते हैं, लिख लीजिए, डेंटिस्ट नर्व, नाम पूछ लिया जाता है ये वाला। ट्राइजेमिनल के आगे क्या लिखोगे, डेंटिस्ट नर्व। इसमें दांत का जबड़ा, जो हम मास्टिकेशन करते हैं, यानी कि चबाते हैं, मास्टिकेशन, जो हम चबाने का कार्य करते हैं, और इसको लोकल एनेस्थेसिया जब दिया जाता है, जब दांत में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब हम वो जो आते हैं, फिर डेंटिस्ट आते हैं मास्क लगा के और इंजेक्शन लगाते हैं, वो इसी को ही सुन करते हैं। किसको सुन करते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व को ही सुन करते हैं वो। फिर आता है कि वाइल ट्रीटिंग द टूथ, जो ये लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व मानी जाती है, इसको ये भी लिख लीजिए, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व यही कही जाती है। कौन सी, ट्राइजेमिनल नर्व इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। पर एक आती है वेगस, वेगस इससे भी बड़ी होती है, पर वो फेक मानी जाती है वैसे। वेगस को वैसे हम कहते हैं कि ये नकली है, वेगस मतलब झूठी। ठीक है, ट्राइजेमिनल हो गया, एब्ड्यूसेंस हो गया, एब्ड्यूसेंस हो गया, ये एब्डक्ट्स द आई, जो ना, यानी कि जो आई का जो मूवमेंट है वो टूवर्ड्स दी आई, यानी कि सेंटर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ लेके जाती है।
ये वाला हो सकता है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ भी दिया जाए एबडक्शन और एडक्शन के बीच में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला एब्ड्यूसेंस का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं तेज तो नहीं बोल रही ना, जल्दी जल्दी। ओके स्पीड है ना? जी मैम। ठीक है ठीक है, मुझे लगा शायद मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। ठीक है, थैंक यू मंशु जी, उमेश जी। ठीक है, मोमेंट ऑफ द आई जो होती है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स जो होती हैं हमारी, वो एब्ड्यूसेंस से करी जाती हैं। तो आई का देखिए, आई की बहुत सारी हैं। ठीक है ना, ऑप्टिक तो हो गई, ऑक्यूलर भी हो गई, ट्रोक्लियर भी हो गई, और देन एब्ड्यूसेंस भी हो गई। चार अभी तक हम देख चुके हैं जो आई मूवमेंट के लिए होती है। ठीक है, किसके लिए? आई मूवमेंट के लिए। देन आता है फेशियल, फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए भी होती है। और अच्छा, ये फेस सेंसेशन में बताना भूल गई इसका पॉइंट। जो ट्राई में फेस सेंसेशन, जो दांतों में दर्द होता है ना, तो हम देखते हैं पूरे गाल में दर्द होनी शुरू हो जाती है लोगों के। चिक एरिया में पूरा दर्द होना शुरू हो जाता है, वो ऐसे गाल पकड़ के बैठ जाते हैं, बहुत दर्द होता है ना, पूरे फेस पे एक दर्द होने फैल सी जाती है वो दर्द, वो इसी की वजह से होती है। ठीक है, फिर फेशियल एक्सप्रेशंस जो हो गए, हंसना बोलना, हंसते हुए बोलना, या फिर बहुत तेज से हंसना, थोड़ी स्माइल पास करना, या फिर जो उदासी का जो होता है, चेहरे पे एक्सप्रेशंस होते हैं, सब कुछ इसी के थ्रू आते हैं। ठीक है, टेस्ट का भी कार्य यही करता है फेशियल वाला। ठीक है, फिर आता है वेस्टिब्यूलो, सॉरी एक मिनट, वेस्टिब्यूलो का है 7 तो ऑडिटरी है, इन्होंने ये क्या लिखा है? अच्छा अच्छा, बकल कैपिटल का क्या हो रहा है? ठीक है, ये आप वैसे यहाँ पर लिखो, इसकी जगह ज्यादा बेहतर रहेगा ऑडिटरी, क्योंकि आपने ऊपर भी ऑडिटरी पढ़ा है। ठीक है ना, ऊपर भी आपने ऑडिटरी पढ़ा है, तो बेटर यही होगा कि आप यहाँ पे ऑडिटरी ही लिखो 7th में। एट्थ है वैसे, सॉरी, ये एट्थ है, एट्थ में ऑडिटरी लिखिए। ये वेस्टिब्यूलो को लिया, को क्लियर है। ठीक है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, कॉक्लियर वर्ड कहाँ यूज होता है हमारा? कॉक्लियर वर्ड यूज होता है कान के लिए। ठीक है, ये सेंसरी है, कान में आवाज लाने का काम करती है, सुनने का काम करती है, और बैलेंस का काम करती है। कान का असली काम सुनना नहीं होता, ये लिख लीजिएगा। कान का, जो हमारे कान है, उनका असली कार्य जो होता है वो सुनना नहीं होता, वो होता है बैलेंस बनाना। असली कार्य जो होता है कान का, जो अगर जो ना सुने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उनकी बैलेंसिंग खराब हो जाएगी ना, तो वो दिक्कत देती है कान की। इसलिए जो ज्यादातर कान में हम ईयरबड्स या ईयरपॉड्स और क्या कहते हैं इसको, लीड, इस तरह की जो चीजें होती है, बहुत तेज तेज गाने सुनते हैं ना जो बच्चे, हमको कहते हैं ना बेटा कान खराब हो जाएंगे, कान खराब हो जाएंगे, मत करो। वो सुनेंगे नहीं, जवानी में सुनते नहीं, बाद में जो खराब हो जाते हैं, फिर मत्था पीटते हैं, दवाइयां लेने जाते हैं, कुछ नहीं हो सकता उनका। नहीं हो सकता, वाकई में नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो नर्व है ना उसको इतना ओवर यूज कर लिया कि आपने उसके जो डेसिबल्स थे, जिस डेसिबल तक वो सुन सकता था, उसको ही आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो इसके काम का ही नहीं रह गया। उसने, जैसे कहते थे कि एक्सेस उसका यूज निकालना उस बेचारे का, वो था, उसको जूस ही निकाल दिया, यूज का जूस ही निकाल दिया। तो वो जो उसकी वजह से है ना, फिर हियरिंग प्रॉब्लम पक्का आएगी, आएगी, फॉर श्योर आएगी। जो भी धूम धूम या धूम मचाने वाले गाने जो होते हैं, ज्यादा बैस बूस्टर्स जो होते हैं, उनमें जो चीखने वाली चीजें जो होती है उनमें जो रहते हैं, या इस तरह के जो शोर में रहते हैं, उनके कान जल्दी खराब होते ही होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। और जो बहुत ज्यादा ईयर प्लग्स यूज करते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और बैलेंसिंग का तो मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग इसी की वजह से ही खराब होती है हमारी। ठीक है, जो बहुत एक्सेस बैलेंसिंग का, अच्छा यहाँ पे क्या चीज है ये भी चीज समझ लो थोड़ी सी। क्यों बैलेंसिंग का है? बैलेंसिंग इसलिए क्योंकि इसमें जो फ्लूइड है ना, वो बैलेंस बनाने में हमारे काम आता है। इसका एक फ्लूइड होता है, हम जब कान का पढ़ेंगे ना, तब उसमें देखेंगे फ्लूइड मैं किसको कह रही हूँ। ठीक है, वो फ्लूइड को, वो मेन उसको उसको बैलेंस बनाने में काम करता है, बार बार हिलता डुलता नहीं रहता। और यहीं पे इसी की वजह से वो होता है, एक और बीमारी होती है, वर्टाइगो। वर्टाइगो की प्रॉब्लम भी यहीं से, इन्हीं से ही शुरू होती है, या इससे होती है। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, कान का जो भाग है जिसमें थोड़ी दर्द होती है या कुछ होता है, तो वो भी हमारे सर्वाइकल रीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप इन डेप्थ उसको पढ़ोगे ना, उसमें ऐसे फंक्शंस नहीं बता रखे, स्पाइनल नर्व्स के अंदर फंक्शंस नहीं है आपके कोर्स में। ठीक है, तो अगर आपने वैसे अपने लिए पढ़ना तो पढ़ सकते हो, मैं चार्ट भेज दूंगी चाहे,
मुझे वैसे किसी ने याद नहीं दिलाया, मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक चार्ट भेजना था, ठीक है? तो वो आप उसमें कर सकते हो। फिर आता है 9 ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल किस लिए होता है? ये मिक्स होता है इसमें हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सब कुछ इसके अंदर आता है। ये टेस्ट करता है, इसका जो 1/3 पार्ट है ना टंग का, वो टेस्ट सेंसेशन में टेस्ट सेंसेशन के लिए होती है, ठीक है? जो 1/3 पार्ट होता है इसका। फिर आता है 2/3 पार्ट जो होता है इसका, वो जो होता है हमारा फेशियल के लिए, या उसमें जो काम आता है हमारा, जो फेशियल वाला पार्ट पड़ता है ना हमने, फेशियल ये वाला 7th वाला, थोड़ा सा भाग इसका इसमें टेस्ट का जो आता है, ये देखो टेस्ट लिखा ना यहाँ पे, इसमें आएगा 2/3 भाग, लिख लो। 2/3 ऑफ द टंग कंट्रोल्ड बाय फेशियल नर्व, और यहाँ पे 1/3 ऑफ द टंग कंट्रोल्ड बाय ग्लॉसोफेजियल। ठीक है, क्लियर रहेगा? गुड। फिर सलाइवा की जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, सलाइवा का जो कार्य होता है वो भी हमारा इसमें सॉरी फेशियल में भी आता है और इसके अंदर भी आता है, दोनों में आएगा। लिख लीजिए सलाइवा का, इसमें लिखा नहीं हुआ सलाइवा का। सलाइवा फेशियल में भी आएगा 7, सलाइवा फिर किसके अंदर आएगा? ग्लॉसोफेरेंजियल में 9th वाले में भी आएगा। ठीक है। गैग रिफ्लेक्स, ये ये क्या बला होती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तंग करती है, क्वेश्चन आ भी जाता है इसके ऊपर, गैग रिफ्लेक्स के ऊपर। और ये गैग रिफ्लेक्स क्या करती है? ये जो जिन लोगों को खट्टे डिकार आते हैं, या जिनका जो होता है ना एक ना, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम, तो जो स्टमक और ईसोफेगस जो होता है, जो यानी कि खाने की नली जो होती है, इन दोनों को, जो खाना उसमें पेट में जा रहा होता है ना, तो वो खुल जाता है, वो एक पाथ, यानी कि वो जो स्फिंक्टर है वो खुल जाता है। ठीक है, वो वॉल्व कहेंगे, स्फिंक्टर नहीं, वॉल्व ना खुल जाता है, तो वो खाना नीचे पेट में चला जाता है। अब ये वन वे काम करता है, उसका काम ना ये नहीं होता कि आपने जो खाना खाया वो ऊपर की तरफ जा सके, नहीं, ऊपर की तरफ वो खुलता ही नहीं है। वो खुलता सिर्फ खुलता मतलब उसका जो दरवाजा है ऐसे की तरफ रू होता है, एक मिनट दिखाई दे रहा हूँ, मैं दिखा, हाँ जी ठीक है। तो जैसे कि जब इसका स्पिंटर का काम होता है ना, तो ये ऐसे मान लीजिए वो एक वॉल्व ऐसे बनी करके बनी हुई है, ऐसे करके समझ लीजिए वॉल्व बनी हुई है। ठीक है, तो खाना आएगा ना वो ऐसे करके यूं भेज देगी, ऐसे करके दरवाजा खुल देगा। जैसे पुलिस स्टेशन का होता है ना, तो पुलिस स्टेशन का दरवाजा जो होता है वो यूं और यूं दोनों खुलते हैं, राइट? ऐसे और ऐसे अंदर की तरफ दोनों तरफ खुलते हैं। पर ये जो खुलेगा ना वो ऐसे करके खुलेगा। इसका कार्य ही नहीं है कि वो वापसी में कुछ भेज सके, लेकिन ये थोड़ा खराब हो जाता है, ये थोड़ा वीक हो जाता है। तो जब ये वीक हो जाता है ना, तो दिक्कत कहाँ आती है? इसी में ही दिक्कत आती है। ठीक है, एक सेकेंड, इसी में फिर दिक्कत आती है। फिर जो वो जितना भी एसिड्स बना था ना, वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और जब एसिड्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो खट्टे डिकार आएंगे, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वो इसी की वजह से इसको इसका कंट्रोल ये करता है। ठीक है, फिर आता है वेगस नर्व, ये है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, वेगस नर्व, इसको हम नकली नर्व भी बोलते हैं। ठीक है, वेगस नर्व का दूसरा नाम भी है न्यूमो गैस्ट्रिक नर्व। ठीक है, ये हमारे लंग्स को और एब्डोमेन को जोड़ती है। लंग्स के लिए हमें बोला न्यूमो, न्यूमो गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक हो गया पेट के लिए, न्यूमो गैस्ट्रिक नर्व, वेगस नर्व को भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लंग्स को पेट को जोड़ के रखती है, मतलब उनसे इनका कनेक्शन है। बहुत गैग रिफ्लेक्स के लिए भी काम आती है, देखो गैग रिफ्लेक्स यहाँ पे भी है, गैग रिफ्लेक्स यहाँ पे भी आता है। ठीक है, और ये भी लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है। ठीक है ना, इसको लिख लिया था ना, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन से वाले? ये वेगस, वेगस जो है लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, पैरासिम्पैथेटिक इन्वर्जन का काम करती है, पैरासिम्पैथेटिक, लिख लो। ईड़ा पिंगला का काम करती है। बताएं, ईड़ा पिंगला में मैंने अभी क्या बताया था? आज क्लास स्टार्ट होते ही मैंने कुछ बताया था कि ईड़ा कौन सी है, पिंगला कौन सी है, जल्दी बताओ। बताओ बताओ, ईड़ा पिंगला में मैंने क्या बताया था? कौन है ईड़ा, कौन है पिंगला? सिंपैथेटिक है पैरासिम्पैथेटिक? जो बच्चे वैसे ले रहे थे उनको इजाजत है, कोई नहीं। ठीक है, बताओ बताओ बताओ। पैरासिम्पैथेटिक था ना सर, वो वाला पैरासिम्पैथेटिक आपका इरा होता है और पिंगला होता है सिंपैथेटिक नर्व्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये किसका काम कर रही है? ये कर रही है ईड़ा का काम कर रही है। ठीक है,
किसका काम कर रही है? ईड़ा। ईड़ा कौन सी होती है? लेफ्ट साइड। ये वो वाला कार्य कर रही होती है। ये समझ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तभी योग का समझ आएगा ईड़ा पिंगला क्या कर रहा है। ठीक है। और जब कभी किसी को चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है या ऐसा कुछ जो कुछ भी होता है, तो पैरासिम्पथेटिक वहाँ पे कैसे हेल्प कर रहा है, अभी जब पढ़ेंगे ना आगे इन डिटेल पैरासिम्पथेटिक और सिंपैथेटिक एक्चुअल में होते क्या क्या है, तो यहीं से वो चीज हमें क्लियर हो जाएगी। और ठीक है, फिर इसमें वेगस नर्व आ गया। वेगस नर्व पूरे नीचे तक जाती है ये नर्व। ठीक है। और वेगस नर्व का तो मैंने आपको बता ही दिया, एक्सेप्शन है न्यूरो गैस्ट्रिक नर्व का, मतलब जो नीचे तक पूरा जा रही है। अकेली एक लौती नर्व है जो क्रेनियल एरिया को छोड़कर नीचे तक जाती है। एक लौती नर्व है ये। ठीक है, एक लौती नर्व है ये। ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट भी होती है। विसरल सेंसेशन और मूवमेंट्स का, जो हम निगलना, खांसना, ये सब कुछ मुझे हो रहा है, अभी भी खांसने प्रॉब्लम हो रही है, कॉफिंग वगैरह हो गई, छींकना वगैरह हो गया, ये सब कुछ होता है। कौन कौन हमें पता कर रहा है या कौन इसको देख रहा है? वेगस कर रही है। ठीक है। फिर कंट्रोल करती है हार्ट रेट को। हार्ट रेट का जो तेजी से बढ़ना, बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, उसको कंट्रोल करके रखना, ना बढ़े ना घटे, दोनों को कंट्रोल करके रखती है। ठीक है। फिर आता है, ये कंट्रोल करती है लीवर को, स्टमक को, इंटेस्टाइन को, इनकी सिक्रेशन को, जो एंजाइम सिक्रेट हो रहे होते हैं उनकी सिक्रेशन को भी कंट्रोल करती है ये। फिर मोर्टालिटी को कंट्रोल करती है बाय नर्व्स। ये एक और नर्व के साथ इसका इसका कंजक्शन होता है। नहीं, वो इसमें नहीं आएगा। नहीं, वो इसमें नहीं आएगा, सॉरी। फिर सॉरी, वो इसमें नहीं आएगा। तो ये जो होता है मोरालिटी को कंट्रोल करती है। दूसरा लैरिंग्स, जो हमारा गले वाला भाग जो आता है, हमारा लैरिंग्स जो हम पढ़ते हैं, लैरिंग्स लैरिंग्स पढ़ते हैं ना, नाक वाला भाग, वोकल कॉर्ड्स, गले वाला भाग लैरिंग्स आ गया। तो नाक नहीं, सॉरी, गले वाला भाग आ गया, लैरिंग्स आ गया, वोकल कॉर्ड्स आ गई। और नीचे चलते चले जाओगे तो जो हमारी स्केलेटन मसल्स है, जो वॉलंटरी स्केलेटन मसल्स है, लेफ्ट एंड राइट वाली जो होती है हमारी नेक की, लेफ्ट और राइट जो हमारी मसल्स जा रही हैं, इनका कंट्रोल भी इसमें ही आता है, वेगस नर्व के अंदर आता है। ठीक है। और होते हुए लेरेंजियल ब्रांच जो होती है, लेरेंजियल ब्रांच को तब समझ आएगा जब मैं थोड़ा सा वो बताऊंगी ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। लिख लो वर्ड्स, वर्ड्स लिख लो, वहां पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर लास्ट आ गया एसेसरी स्पाइनल नर्व्स। तो एसेसरी स्पाइनल नर्व, सॉरी, एसेसरी नर्व कहते हैं इसको, एसेसरी नर्व। हाइपोग्लोसिस भी तो है, लिखा नहीं था ठीक से। एक सेकेंड। ये जो हम शोल्डर की जो नर्व्स होती है, जैसे हम ऊपर ऊपर नीचे करते हैं ना ऐसे करके, थोड़ा सा कुछ इस तरह की जो शोल्डर के लिए यूज होती है, वो वाली नर्व्स, उसके लिए हम इसको मानते हैं। हाइपोग्लोसल में आ गया स्वॉलो करना, स्पीच के लिए जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सब कुछ। ये अच्छा, ये वाली जो है ना हाइपोग्लोसल का, इसको वर्नेक्स और ब्रोकास एरिया के साथ जोड़ा जाता है। जब मैंने को बताया था ना कि मैंने सुन लिया उसको, मैंने फिर देखा मैंने कि क्या बोला, फिर उसको अपने शब्द में सोचा कि अच्छा मुझे तो इसको इसको ये वाला जवाब देना चाहिए। तो फिर उसने जवाब को तैयार करा, फिर उसको शब्दों में पिरोना है ना, कि इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है, संस्कृत में बोलना है, मराठी में बोलना है, कन्नड़ा में जवाब दूं या चाइनीज में जवाब दूं, किस में जवाब दूं। तो वो जो शब्दों का पिरोना होता है, वो सब कुछ हमारा इसके अंदर देखा जाता है, स्पीच के अंदर आता है, हाइपोग्लॉसल के अंदर। और जो स्वॉलिंग होती है, जो निगलने का कार्य होता है, वो यहीं से होता है। ठीक है। तो आप ये देखेंगे, जो उल्टी का कार्य हम करते हैं, जो कुंजल क्रिया, विभाग क्रिया हो गई, ये सारी क्रियाओं को देखो कहाँ से हमारी आती हैं। ठीक है। वॉमिटिंग वगैरह करना, गैग रिफ्लक्स वगैरह का जो होता है, ये तभी हमारी जो होता है ना, हमारा पूरा सर चकरा सा जाता है, या एकदम से आंखें फूल सी जाती है, पूरा फेस हमारा स्वेलन कर जाता है। तो कितनी सारी हमारी नर्व्स जुड़ी हुई होती है ना उस जगह पे। उल्टी आ तो, आप समझे, उल्टी के अंदर ये सब कुछ निकल तो रहा है, गैग रिफ्लक्स काम तो ये तो कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक कर रहा है। ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक को हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमें काम डाउन करने का काम करता है या उत्तेजित करने का काम करता है, हम देखेंगे इसको। ठीक है। अभी आज के लिए इतना करते हैं, क्योंकि मैंने कोई और नया टॉपिक शुरू करा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये, हाँ सॉरी, ये देख लेना प्लीज, इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओनली वन, यानी कि ओ, 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 ओनली वन ऑफ द, टी इसका लेंगे, टू, टू का टी, एथलीट्स इसका ए, फेल्ट, वेरी गुड इसका वी और इसका जी, विक्टोरियस इसका वी एंड हेल्दी। ठीक है। आपकी मर्जी है कि इन शब्दों को आप बदल सकते हो। अगर आपको वी की जगह कोई और शब्द समझ आता है तो आप वो लिख लीजिए, जी की जगह कोई और आता है, कुछ भी। अगर आप सामने ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपके पास अपना निमोनिक बनता है याद करने के लिए, आप बना सकते हो, यू आर गुड टू गो। ओके, यू आर फ्री, डोंट वरी। ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बाकी स्पाइनल कॉर्ड में कुछ भी नहीं है, ये तो इसके बारे में लिखा हुआ है, इसको तो करने की जरूरत नहीं है।
ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हुए हैं, ये मैंने आपको कई बार समझा भी दिया, वैसे इसमें कुछ नया ये है बस। सेंसरी नर्व्स फ्रॉम द organs and the tissue enter pass upward in the spinal cord to the brain, ये भी पढ़ लिया वैसे तो। अब आपका सिर्फ ये वाला भाग रह जाएगा, तो बस इसको देखने वाला, ठीक है। मैंने जिस हम कर चुके हुए हैं। हाँ, ये व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर के पे क्वेश्चन आता है, ये हम कल कवर कर लेंगे। ये आज खत्म हो जाता अगर आज प्रॉब्लम ना आती तो।